नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम विपिन है और आप सभी का स्वागत है स्ट्रैट इंडिया डिकोडेड में। ये चैनल स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स कवर करता है इंडिया, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ईरान इजराइल वॉर 2025 जो हुई है उस पे होने वाला है कि क्या रीज़न था इस वॉर के बीच, इस कॉन्फ्लिक्ट के होने का, और इस कॉन्फ्लिक्ट से साउथ एशिया और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान जो रीजन है हमारा, उसमें क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और मोर इन डाइट और इन डेप्थ वीडियो देख सके जो भी आपके आसपास, जो भी दुनिया में स्ट्रेटजी के इश्यूज हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ईरान इजराइल वॉर 2025 जो हुई है उसका जो आप कह लीजिए हिस्टोरिकल आपको मिलता है, हिस्ट्री मिलती है, वो इस साल के कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बट पिछले काफ़ी सालों से जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, कोवर्ट वॉर एक तरह से रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, तो उसमें मिलता है जो इस साल जून में कम्युलेट हुई, सम अप हुई इन द फॉर्म ऑफ इजरायली अग्रेशन एंड प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर एज वेल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। और इसे इसराइल ने राइजिंग लायन करके एक ऑपरेशन का नाम दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने करीबन 200 वॉर प्लेन्स, जेट फाइटर्स अपने एयरफोर्स के, इसराइली एयरफोर्स के यूज़ के ईरानियन मिसाइल्स, जो उनके स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनको हिट करने के लिए, और सीवियर डैमेज पहुंचाया इनके एयरफोर्स और इनकी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, प्लस उनकी जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो प्राइमरी ऑफेंसिव वेपन है ईरान का, तो उस पे उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे, आप कह लीजिए, जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप्स थी और जो इनकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी, प्लस उनके जितने भी मिलिट्री लीडरशिप थे टीयर 2 टीयर 3 तक, उन सबको उन्होंने एलिमिनेट किया, ताकि एक चेन ऑफ कमांड टूट सके ईरानियंस का, और वो बेसिकली एक पैनिक और कह लीजिए पैनिक और कन्फ्यूजन में रहे पूरे जितना भी ऑपरेशन चलेगा। तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन था राइजिंग लायन, वो इंटेंट तो था 2 हफ्ते चलने का, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये खुद कहा था कि 2 हफ्ते चलेगा, बट ये 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा चला नहीं। इसके पीछे भी काफ़ी वजह हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिलता है इस पूरे वॉर का जो इस साल हुई है, तो इसका मिलता है आपको जो भी ईरानियन जो आप कह लीजिए जो एम्बिशन थे मिडिल ईस्ट में, कि वो अपने एक तरह से फॉर्मल जो उनके एम्पायर्स थे, ससेनेड एम्पायर, अकेमिड एम्पायर, उनकी तरह वो एक पूरा इन्फ्लुएंस चाहते थे मिडिल ईस्ट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम यू कैन से येमेन, जहाँ पे हुती जो उनके एलाय हैं वो आर एक्टिव एंड बेसिकली इंगेजिंग सऊदी अरेबिया एंड यूएस। फिर उसके बाद अगर आप इराक और सीरिया जाए तो जितनी भी शिया मिलिशियाज़ हैं वो ईरान बैक्ड हैं, और वो ईरान की ही सारी आप कह लीजिए प्लेइंग करती है उस पूरे रीजन में। उसके अलावा अगर आप इसराइल आ जाएँ तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, जो एक तरह से ईरान की प्रॉक्सी है और पूरा सपोर्ट ईरान देता है उन्हें इन टर्म्स ऑफ वेपनरी एंड लीडरशिप। और साउथ में अगर आप आए इसराइल के, तो हमास बैठी है, जो आप देख ही रहे हैं अभी टेंशन चल रही है, जब से 7 अक्टूबर का जो अटैक किया था हमास ने, तब से वहाँ पे वॉर चल रही है और काफ़ी नुकसान पहुँचा दोनों साइड्स को उस वॉर में। तो ये इनकी एक तरह से आप कह लीजिए ईरान की एक कोशिश थी कि वो पूरे मिडल ईस्ट को अपने अंदर, अपने इन्फ्लुएंस में कर सके, और उसमें जो एक अननेचुरल अलायंस बना था वो सऊदी अरेबिया लेड जितनी भी अरब लीग्स, अरब कंट्रीज़ हैं और इसराइल है, उनके बीच बना एक तरह से इंटेलिजेंट कोऑपरेशन, और जितना भी इनका आप कह लीजिए बैकअप था डिफेंस का और इंटेलिजेंस का, वो क्रिएट हुआ, एक अपैरेटस बना, एक तरह का सिस्टम बना इनके बीच में, जो इस आपको देखने को मिल रहा है, जो इस वॉर में यूज़ हुआ, जिसके आपको एक तरह से चीज़ें दिखने को मिलती हैं, थोड़े बहुत प्रूफ देखने को मिलते हैं। कमिंग बैक टू दी ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो इसके अंतर्गत जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसराइल का, वो ये था कि वो बेसिकली डीन्यूक्लियराइज करे ईरान को, जितनी भी उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी है उनको वो तबाह करे, उनको डिस्ट्रॉय करे। उसके बाद ईरान की जितनी भी मिलिट्री आपके लिए लीडरशिप है, जो भी उनकी मिलिट्री कैपेसिटी है, उसको डिग्रेड करे, डीमिलिटराइज करे, और सबसे लास्ट में था रेजिम चेंज। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2 जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव थे इसराइल के, जो इस पूरे ऑपरेशंस में उन्होंने टेक किए थे, उनमें से 2 तो पूरे कर लिए उन्होंने। ईरान के पास अब इतनी कैपेसिटी है नहीं
कि वो एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट कर सके, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मटेरियल, जो भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई हैं उसमें भी काफ़ी लॉस हुआ है, प्लस जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसराइल ने एलिमिनेट किए हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके, वो भी, क्योंकि एक ह्यूमन नॉलेज होती है बॉम्ब बनाने में, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हम जैसे आम लोग नहीं बना सकते, उसके लिए आपको न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए होता है, फिजिशियन चाहिए होता है और डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट चाहिए होते हैं एक बॉम्ब बनाने में। तो ईरान ने वो लूज़ किया, प्लस ईरान की जितनी मिलिट्री प्रोग्रेस थी जो वो कहते थे, उसका एक तरह से मजाक आप कह लीजिए बना कि इसराइल ने 38 से 48 आवर्स में पूरे ईरान पे एयर डोमिनेंस अपनी कर ली थी। उनकी मिलिट्री साइट्स को उन्होंने हिट किया, उनके बाद उनके जो मिसाइल बेसिस थे उनको हिट किया, अभी भी खबर आ रही है कि वो कर रहे हैं। तो ये था, तो पूरे ऑपरेशन में जो चला वो उसमें बेसिकली इसराइल वाज हावी, एक तरह से उन पर हावी था। और बट इसराइल की एक आप कह लीजिए कमज़ोरी थी, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ईरान ने ओवरकम किया थ्रू मिसाइल इंगेजमेंट। जितनी भी मिसाइल उनके पास बची थी उन्होंने उन पर दागी, उन पर मारी, और मिसाइल्स लैंड भी हुई हैं। हाइफा में लैंड हुई है, तेल अवीव में कई सबर्ब्स हैं, कई नेबरहुड्स हैं, वहाँ लैंड हुई है, और आपका जेरूसलम में जितने भी टाउन्स हैं, मतलब पूरे इसराइल पे उन्होंने मिसाइल मारी और कुछ लैंड भी हुई है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि दोनों साइड्स का नुकसान हुआ है। ज़्यादा नुकसान आपका ईरान का हुआ है, बट इसराइल का भी कंपैरेटिवली ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं बट नुकसान हुआ है। अब आते हैं जो डायनेमिक चीज़ थी इस पूरा ऑपरेशन में, वो था यूएस का इन्वॉल्वमेंट। तो यूएस ने स्टार्टिंग ऑफ द वॉर शो किया कि वो इसराइल के साथ, और काफ़ी ज़्यादा आपके कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हाइपन अप भी किया कि, और वो दिखाने के लिए, सॉलिडरिटी दिखाने के लिए इसराइल के थ्रू जो मेन आपका कह लीजिए जो बना, जो कह लीजिए कम्युलेटर बना यूएस इन्वॉल्वमेंट इन दिस वॉर, वो थे जून 22 की स्ट्राइक, जिसे अमेरिका कहता है मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स यूज़ किए विद GBU-57 बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स, क्योंकि जो मेन थी साइट्स थी ईरान के अंदर, इस्फहान, फोर्डो और नतैंस, वो बेसिकली बहुत ही अंदर 200 फीट अंदर माउंटेन्स और ज़मीन के नीचे हैं, जहाँ पे इसराइल के जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स थे वो पहुँच नहीं थे। इसराइल जो भी आप कह लीजिए सरफेस में जितनी भी इंस्टॉलेशन थी उन सबको हिट कर रहा था, बट जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ थी उसके पास वो हथियार नहीं थे कि वो उन पर हिट कर सके और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसके तहत, प्रेशर के तहत, इसराइली प्रेशर के तहत ट्रंप को अपना एक तरह से अमेरिकन को अपना रोल प्ले करना पड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट में, और उन्हें हिट किया है। और कुछ कह रहे हैं कि हिट हुआ है कि नहीं हुआ, बहुत तो टाइम ही बताएगा, बट अमेरिका ने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की रीजन के जितने अलाइज हैं उनके लिए, एज अ शो ऑफ फोर्स कि वी आर विद यू irrespective ऑफ हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक इसराइल को सपोर्ट मिला, प्लस जो जितने भी अरब नेशन हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है इसके थ्रू, और जितने भी ऑल ओवर अलाइज हैं अमेरिका के, उनका एक रिन्यूअल ट्रस्ट होता है अमेरिका की लीडरशिप में कि वो इन टफ टाइम्स दे कैन हेल्प देम। सो जो मेन इशू पे मैं बात करूँगा वो होगा ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमारे रीजन, जो साउथ एशियन रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा। सो देखिए, ईरान बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स, ऑयल एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स हम हैं, तो वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, वो टॉप 10 टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है ऑयल एक्सपोर्ट करने में। तो उनका जो इस वॉर में जो नुकसान हुआ, उनके ऑयल टर्मिनल्स हिट हुए हैं, उन सबको जितने भी कंट्रीज़ उन पर डिपेंडेंट है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान है, उस पर उनके ऑयल डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि हम फिर दूसरी जगह से लेंगे, क्योंकि ऑयल इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ईरान के अंदर। तो उसके चक्कर में पाकिस्तान, इंडिया में जो ऑयल प्राइसेस है वो शायद बढ़ सकते हैं इन डिस्टिंक्ट फ्यूचर। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान को पर्टिकुलर देखें, पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, उनका जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उनका। तो पाकिस्तान ने जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये वॉर शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर ईरान के साथ क्लोज़ कर लिया था, जिसकी वजह से जितने भी लोग और जितने भी आपके लिए गुड्स वहाँ से स्मगल होते थे या ट्रेड होते थे, पेट्रोल भी वहाँ पे से ट्रेड होता था, कुछ कहते स्मगल होता है, बट ईरान की एक डिपेंडेंसी, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी ईरान पे है। करीबन 20% जो पेट्रोल पाकिस्तान में यूज़ होता है वो ईरान से आता है।
तो पाकिस्तान ने जब बॉर्डर क्लोज़ किया तो बलूचिस्तान, और जब ये सब शुरू हुआ पूरा कॉन्फ्लिक्ट, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में और प्लस पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में पेट्रोल की कीमत और राइज़ होते भी देखी, और पेट्रोल की किल्लत भी देखी। कई जगह पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था पेट्रोल पंप्स में। तो एक एस्पेक्ट पेट्रोल का आपका ये हो गया एनर्जी को लेके। दूसरा एस्पेक्ट है आपका ट्रेड, क्योंकि ईरान ने अभी ऑफिशियली ये क्लेम किया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहे हैं। सो जितना भी गुड्स आप कह लीजिए मिडल ईस्ट से जाता है एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके तहत जितने भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ के अलावा, और चाइना है, रशिया, जापान है, कोरिया है, तो उन्हें फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेके। और उसके अलावा फिर ट्रेड आपका एक मेजर पार्ट है जो आता है ट्रेड में। जो इंडिया का ट्रेड यूरोप से होता है, मिडल ईस्ट से होता है, वो आपका कह लीजिए हिंडर होगा, वो स्टॉप होगा। उसके लिए फिर हमें केप ऑफ गुड होप जो है साउथ अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ेगा यूरोप, जिसमें आपका इंश्योरेंस बढ़ेगा। उसके बाद आपकी ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगी पर गुड्स पर टन के हिसाब से। तो वो एक दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है जो ट्रेड हम FTAs करने जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ उसके अंदर। सो एक बहुत ही कह लीजिए डायनेमिक सिचुएशन बन रही है। और अगर आप मेरे से पूछें कि ये वॉर एंड होगी, तो आई डोंट थिंक दिस वॉर विल एंड, बिकॉज अब ये बात मुल्कों के प्रेस्टीज पे आ गई है, दोनों ईरान और इसराइल पे। ट्रंप ने 23 जून जो आप कह लीजिए उसमें ये अनाउंस किया था कि वो सीज़ फायर अनाउंस कर रहे हैं दोनों के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में। बट देयर आर सम न्यूज़ दैट दोनों अभी भी इंगेज कर रहे हैं एक दूसरे से इन स्मॉलर नंबर्स। ईरान पे अभी इसराइल शायद कोई स्ट्राइक करे छोटी मोटी, तो वो है। बट आई डोंट थिंक ये एक फुल स्टॉप है। ईरान की शायद रिजीम ना बदले, क्योंकि अभी तक कोई संकेत आ नहीं रहे हैं कि दे वांट टू एलिमिनेट द सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी। तो अगर वो होता है तो एक थर्ड प्रॉब्लम इंक्रीज़ आप कह लीजिए आएगी, जो है शिया मिलिटेंसी। क्योंकि जो शिया मेरे भाई हैं, शिया भाई हैं हमारे, उनके लिए जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी वो एक रिलीजियस फिगर है। तो जो इनकी एडिक्ट्स होती है, वो डिक्टेट होती है, वो उनको मानते हैं। तो अगर आयतुल्लाह खामेनी पे ईरान के अंदर इसराइल या अमेरिका कोई मूव करता है और उनको असैसिनेट करता है या उनको टेक आउट करता है, तो इससे जो शिया मिलिटेंसी है वो बढ़ेगी। फिर इंडिया क्या वो वर्ल्ड से जितने भी शिया उनको मानते हैं वो ईरान जाएंगे, वहाँ पे एक तरह से मिलिटेंसी शुरू करेंगे। और जो भी आपके हिजबुल, हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन शिया मिलिटेंसी के थ्रू पनपेगी, जो ना सिर्फ पूरे रीजन को डिस्टर्बाइज करेंगी, बट जो रीजन कंट्रीज़ जैसे इंडिया से भी कुछ लोग जाएंगे, तो वो उनके थ्रू भी उनके जो बैकर्स होंगे इंडिया में, तो वो एक तरह से एक आप कह लीजिए लोगों की भर्ती के लिए यहाँ से लोगों को भेजें वहाँ पे। तो एक तरह से सिस्टम बनता है। तो वो सिस्टम से जो नेटिव कंट्री होती है ईरान, पाकिस्तान और इंडिया और उसके अलावा जितने भी अलग देश हैं, उनमें एक तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है मिलिटेंसी की छोटी। तो वो एक चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें तो आई गेस दोनों देश अब इसको आगे लेके जाएंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को। ईरान कोशिश करेगा कि वो अपना एटम बम जो है, उनका न्यूक्लियर बम, वो बना ले किसी भी तरीके से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी काफ़ी सारी इंस्टॉलेशंस हिट हुई हैं और काफ़ी सारे लोग मरे हैं। तो वो कोशिश तो करेगा कि वो कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर बम ले, और इसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रीवियसली भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोहिबिट की थी, बांटी थी लोगों को, दुनिया के देशों को। आपके लिए लिबिया को उन्होंने बांटी, ईरान ने खुद कहा था कि इनसे हमने लिया है अर्ली 2000s में। नॉर्थ कोरिया को भी उन्होंने दी थी। तो पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है, और इसके लिए फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये दोबारा ना करे। और इंडिया पे अभी तक तो कोई ऐसा आप कह लीजिए दिख नहीं रहा है। भी हमने कंडेम किया दोनों जो भी अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सिविलियन मारे जा रहे हैं। बट डायरेक्ट जो आप कह लीजिए इफ़ेक्ट इंडिया पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। उसके अलावा थोड़ा बहुत आप कह लीजिए मिलिटेंसी के थ्रू वो कर सकते हैं, थोड़ा ट्रेड वो हो सकता है उसके अंदर, और ऑयल एक्सपोर्ट्स पे भी हमारी थोड़ा बहुत हिंडर हो सकता है। बट जितना नुकसान पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान तो नेबर है ईरान का, उतना नुकसान इंडिया को इस वक्त नहीं है। बट अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बट मेरी अगर माने तो दोनों नेशंस को सीज़ फायर करके अपने अपने कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा,
तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक तरह से एक गैप मिल जाएगा लोगों को इन द वर्ल्ड एंड द रीजन में जो लोग हैं, पीपल जो आर लिविंग, कि वो एक चैन की सांस ले सके, पीस टाइम थोड़ा बढ़े, पीस बढ़े, तो वो है। उसके अलावा अगर आप अरबिक कंट्रीज़ का वो देखें रुख, तो ईरान ने कतर में जो अमेरिकन बेस है उस पर भी मिसाइल मारी थी। तो उन मिसाइलों हमले से एक चीज़ तो पता चल गई है कि ईरान आगे जाके ईरान जो कतर के अलावा जितने भी सऊदी में जो भी अमेरिकन बेसेस हैं, यूएई में हैं, बहरीन में हैं, कुवैत में है, तो उनको भी निशाना बनाएगा क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन स्टेशन है। तो ये रीजन की एक वॉर बन जाएगी। अभी तो ईरान इसराइल लड़ रहे थे, बट अगर ईरान इसको आगे ले जाता एस्केलेशन लेवल पे, तो वो शायद ईरान जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस हैं, प्लस जो उनके अलाई बेसेस हैं, सऊदीया का हो गया, यूएई का हो गया, कतर का हो गया, ओमान का हो गया, तो उनको भी निशाना बना सकता है। और उससे एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर, एक बहुत ही लंबी वॉर छिड़ जाएगी। सो ये था मेरा एनालिसिस इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी और वीडियोस इन डेप्थ देख सकें, इन डेप्थ एनालिसिस देख सकें। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने नोन को ताकि उनकी स्ट्रेटेजिक नॉलेज भी बढ़े। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।